A warm welcome to all of you in ITLS Academy। आप सभी लोगों का ITLS Academy में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आरएनए कि हम आरएनए का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए कि अगर हमें किसी भी सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आरएनए। अगर मान लीजिए ये हमारी एक प्लांट सेल है, ये हमारी एक एनिमल सेल है और ये हमारा एक बैक्टीरियल सेल है। तो अब इन बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स से हम कैसे अपने आरएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो मेथड हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो राइबोसोमल आरएनए होता है उसे हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और जो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है जिसे हम एमआरएनए कहते हैं उसे हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आरएनए के बारे में। There are several types of naturally occurring RNA in prokaryotic and eukaryotic. The most abundant 80 to 90%. Ribosome in all cells is ribosomal RNA. This RNA consists of two components, large and small, which is visualized via agarose gel electrophoresis. देखिए, जो भी हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं या जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें हमारा आरएनए प्रेजेंट होता है और जो हमारा आरएनए होता है वो मोस्टली सेल्स में 80 to 90% प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट पाया जाने वाला जो हमारा राइबोसोम है, जो हमारा 80 to 90 एबव 90% प्रेजेंट होता है, वो हमारा होता है राइबोसोमल आरएनए। इस राइबोसोमल आरएनए को हम आरआरएनए भी बोलते हैं। और ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है इसकी दो सब यूनिट्स होती हैं, एक स्मॉल सब यूनिट होती है, एक हमारी होती है लार्ज सब यूनिट। और इस स्मॉल सब यूनिट में भी हमारा आरएनए प्रेजेंट होता है और हमारा लार्ज सब यूनिट में भी आरएनए प्रेजेंट होता है। और अगर हमें ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट है इसको सेपरेट आउट करना है और इसका विजुअलाइजेशन करना है, तो इसके विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज करेंगे एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस हम अभी ये समझते हैं कि एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम चार्ज के बेसिस पे मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करते हैं। नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन अ सेल टाइप एंड कंडीशन द नेक्स्ट मोस्ट एबंडेंट आरएनए फ्रैक्शन इज 2.5 to 5% इज एमआरएनए। देखिए, अगर हम बात करें सेल टाइप की तो सेल टाइप में जो दूसरा मोस्ट एबंडेंट आरएनए होता है वो हमारा होता है मैसेंजर आरएनए। और ये जो मैसेंजर आरएनए होता है ये सेल्स में 2.5 से 5% तक प्रेजेंट होता है। दिस mRNA is may be detected by the Fendt background underlying the RNA detection by the agarose gel electrophoresis. Transfer RNA and small nuclear RNA also present in the total RNA sample. देखिए, हमारी जो आरएनए है, आरएनए मोस्टली हमारा एक होता है आरआरएनए, दूसरा हमारा होता है एमआरएनए और तीसरा होता है हमारा टीआरएनए। ये क्या होते हैं ये हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इसमें हमारे स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सारे इसमें इन तीनों आरएनए में या डिफरेंट टाइप के जैसे हमारे माइक्रो आरएनए हुए या फिर हमारे एसएन आरएनए हुए, एसएनओ आरएनए हुए, तो ये जितने भी आरएनए प्रेजेंट होते हैं उन आरएनए में सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट जो राइबोसोम होता है वो हमारा होता है आर राइबोसोम। आरआरएनए इसमें जो मोस्ट एबंडेंट हमारा आरएनए होता है वो हमारा होता है आरआरएनए और एमआरएनए। इसके अलावा टीआरएनए भी मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है और इनके जो सेपरेशन होता है या इनका डिटेक्शन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
और यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हम यूज करते हैं एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर हम बात करें डीएनए की आरएनए के सैंपल की, तो जो हमारा आरएनए का सैंपल होगा उसमें हमारे राइबोसोमल आरएनए भी प्रेजेंट होंगे, मैसेंजर आरएनए भी प्रेजेंट होंगे, हमारे ट्रांसफर आरएनए भी प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा हमारे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी प्रेजेंट होंगे, हमारे माइक्रो आरएनए भी प्रेजेंट होंगे, और जितने भी टाइप्स के आरएनए होते हैं वो सारे ही हमारे सैंपल में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका एक्सट्रैक्शन मेथड, कि हम इसे कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। The cell lysis step for the DNA isolation is done in detergent of phenol in the presence of high salt concentration और RNA inhibitor। जो सेल्स होती हैं, अगर हम आरएनए की आइसोलेशन की बात कर रहे होते हैं, तो जो आरएनए के आइसोलेशन के लिए जो सेल्स की हम लाइसिस करते हैं, तो उस लाइसिस के लिए हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं, और जो डिटर्जेंट हमारा होता है वो होता है हमारा फिनॉल। इस फिनॉल की प्रेजेंस में इस फिनॉल को हम हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन की प्रेजेंस में हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं, और डिटर्जेंट का यूज करने से क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं उनकी लाइसिस हो जाती है। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के अलावा हम यहाँ पे आरएनए इनहिबिटर भी यूज कर सकते हैं। Guanidine thiocyanide is a strong denature of RNAs that can be used to instead the high salt buffer. Strong reducing agents such as 2-mercaptoethanol can also added during this step. Once the cells is lysed, the protein can be extracted with phenol, acid phenol, chloroform or isoamyl alcohol. सॉल्यूशन का रेशियो है 25:2:1। सॉल्यूशन एफिशिएंसी एक्सट्रैक्ट आरएनए। क्लोरोफॉर्म enhance the extraction of nucleic acid by denature the protein and promoting the phase separation. Isoamyl alcohol prevent the forming for RNA and organic phase must be acidic pH 4 to 5. देखिए, हमें सेल लाइसिस करना है, तो सेल लाइसिस करने के लिए हमने क्या किया, एक हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन का एनवायरनमेंट हमने बिल्डअप किया, और उस बिल्डअप करने के बाद हमने डिटर्जेंट अप्लाई किया। डिटर्जेंट हमारा होता है फिनॉल हमने यूज किया। इससे क्या हुआ, हमारी जो सेल्स थी इसकी लाइसिस हो गई। इसके अलावा हम आरएनए इनहिबिटर भी यूज कर सकते हैं। तो जहाँ पे ये जो हमारा है ग्वानिडीन थायोसाइनाइड, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग आरएनए इनहिबिटर है। इसके अलावा जब हम इसके सेल्स की डिनेचर कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम 2-mercaptoethanol भी ऐड करते हैं। ये 2-mercaptoethanol भी हम ऐड करते हैं, ये क्या करता है, डिनेचरेशन का काम करता है। ये प्रोटीन्स की जो डाइसल्फाइड लिंकेज होती है उनको ब्रेक करता है। इसके नेक्स्ट क्या हुआ, जब हमारे ये प्रोसेस, और इसी प्रोसेस में क्या करते हैं, जब हमारी सेल की जो लाइसिस हो जाती है, मतलब हमने 2-mercaptoethanol यूज किया, या फिर हमने हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन यूज की, या फिर हमने आरएनए इनहिबिटर यूज किया, इससे हमारी सेल की लाइसिस हो गई। जब हमारी सेल की लाइसिस हो जाती है, तो उसके अलावा उसमें हम प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन करते हैं। प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एसिड फिनॉल एक्सट्रैक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल में हम यूज करते हैं एसिड फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और आइसोएमाइल अल्कोहल, और इन तीनों का रेशियो होता है 25:4:1। मतलब 25 रेशियो में हमारी फिनॉल प्रेजेंट होता है, फिर हमारा 4 रेशियो में क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट होता है, 1 रेशियो में आइसोएमाइल अल्कोहल प्रेजेंट होता है। और ये जो सॉल्यूशन हमारा ये 24:1 का जो सॉल्यूशन होता है, ये एफिशिएंट होता है किसके लिए, आरएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसमें जो क्लोरोफॉर्म होता है वो क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को डीनेचरेशन करने का काम करता है, इसको प्रोटीन को डीनेचर करने का काम करता है, और प्रमोट करता है फेस सेपरेशन। मतलब जो क्लोरोफॉर्म है वो क्या करेगा, जो जितनी भी एक्स्ट्रा प्रोटीन है उनका डीनेचर कर देगा,
और क्या करेगा, एक सेपरेशन लेयर बना देगा, जिस सेपरेशन लेयर की वजह से हमें आरएनए हमारा अलग लेयर में मिलेगा और जो हमारे प्रोटीन के कंटेंट है वो अलग लेयर में मिलेंगे। आइसोएमाइल अल्कोहल क्या करता है, ये जो हमारे फोमिंग की प्रोसेस हो रही होती है उसको प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक फेज होती है उसका एसिडिक होता है, या उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 4 से 5 की रेंज में। The acidic of organic phase can be adjusted by overlapping it with the buffer of an appropriate pH. In some isolation procedure, DNase is added at the lysis step to eliminate the contamination of DNA. Alternatively, RNase-free DNA also may be added directly to isolate the RNA at the end of the procedure. अगर हम बात करें एसिडिक फेस सेपरेशन की, तो इसमें हम ओवरलैपिंग को एडजस्ट करते हैं। ओवरलैपिंग को एडजस्ट करने के लिए हम बफर का यूज करते हैं, और उस बफर का जो पीएच होता है वो एप्रोप्रिएट रखते हैं, मतलब जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग हम उसके पीएच को मेंटेन करते हैं। जब हम आरएनए के एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम डीएनएस का भी यूज करते हैं। डीएनएस क्या करता है, डीएनएस एक ऐसा एंजाइम होता है, ऐसा न्यूक्लियस एंजाइम होता है जो हमारे डीएनए को रिमूव कर देता है या फिर उसे डाइजेस्ट कर देता है। तो जब डीएनए हम यूज करेंगे, डीएनए को हम मोस्टली यूज करते हैं लाइसिस स्टेप के दौरान। इसके अलावा जब हमें जब हम डीएनए यूज करेंगे तो जो हमारे डीएनए की कंटामिनेशन होगी सैंपल से वो हमारी सेपरेट आउट हो जाएगी। इसके अलावा हमें आरएनए फ्री डीएनए को जो हमारा आरएनए फ्री डीएनए होता है इसका भी हम यूज करते हैं। ये करते हैं हम डायरेक्टली आइसोलेशन प्रोसीजर में, और डीएनए का हम यूज कर रहे थे किसमें, लाइसिस स्टेप में। तो ऐसे आरएनए फ्री डीएनए और डीएनए का यूज करके हम डीएनए की कंटामिनेशन अपने सैंपल में से सेपरेट आउट करते हैं। आफ्टर द फेस सेपरेशन, upper aqueous layer containing the RNA is removed to a clean tube and the RNA is precipitated out by the addition of 2 volume of alcohol, ethanol or 1 volume of isopropanol. Glycogen or yeast transfer RNA may be added at the step as the carrier of RNA pellet formation. The RNA precipitation is washed with the 70% ethanol and resuspended in a RNF buffer or water. जब हमारा क्लोरोफॉर्म फिनॉल से सेपरेशन हो गया तो उसके बाद क्या मिलता है, हमें एक लेयर्स मिल जाती है। तो जो हमारी अपर लेयर होती है उस अपर लेयर में हमारा आरएनए प्रेजेंट होता है, जो हमारी लोअर लेयर होती है उसमें हमारे प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारी अपर लेयर होती है उसे हम नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये जो हमें मिली अपर लेयर, ये हमारी लोअर लेयर। तो जो हमारी अपर लेयर है इसमें हमारा आरएनए इसमें हमारा आरएनए प्रेजेंट है। तो अब क्या करेंगे, अपने इस अपर लेयर को नेक्स्ट हमारे सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें अल्कोहल ऐड करेंगे और इसकी या तो हम अल्कोहल ऐड कर सकते हैं या फिर हम आइसोप्रोपेनॉल भी यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, इसकी जो हमारा जैसे ही हम अल्कोहल यूज करेंगे तो उससे प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस हो जाएगी, मतलब जो हमारा आरएनए होगा वो नीचे प्रेसिपिट आउट हो जाएगा। देखिए ये इस तरीके से ये हमारा आरएनए है जो प्रेसिपिटेट आउट हो गया है। नेक्स्ट, द ग्लाइकोजन और यीस्ट एक्सट्रैक्ट आरएनए में बी यूज। देखिए अगर हमें कैरियर के लिए मतलब अगर हमें आरएनए के पैलेट की फॉर्मेशन करनी है तो इसके लिए हम कभी कभार ग्लाइकोजन और यीस्ट को भी ट्रांसफर करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ये सेपरेशन की प्रोसेस को कैरी करते हैं। The RNA precipitation is then washed with a 70% ethanol
जब देखिए, जब सबसे पहले हमारा आरएनए था वो प्रेसिपिटेट आउट हो गया, प्रेसिपिटेट आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे 70% इथेनॉल से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम उसे ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद उसमें न्यूक्लियर फ्री वाटर ऐड करके उसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा आरएनए सेल से सेपरेट आउट हो जाता है और आइसोलेट हो जाता है। देखिए, ये है हमारा सेल सस्पेंशन। फिर हमने यहाँ पे लाइसिस करने के लिए सैंपल्स यूज किए, या हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन या आरएनए यूज करेंगे हम। फिर देखिए यहाँ पे ये पूरी सेल की लाइसिस हो गई। सेल लाइसिस होने के बाद फिर हम अपना 24:4:1 में क्या ऐड करेंगे, हाँ, तो फिर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अपने जो सैंपल है उसमें हम ऐड करेंगे एसिड फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और आइसोएमाइल फिनॉल। जब ये ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद देखिए ये हमारी एक अपर लेयर हो गई, हमारी लोअर लेयर हो गई। जो हमारी अपर लेयर है इसमें हमारा डीएनए प्रेजेंट है, सॉरी इसमें हमारा आरएनए प्रेजेंट है। फिर इस आरएनए को हम नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में सेपरेट आउट कर लेंगे। सेपरेट आउट करने के बाद से हम कभी कभार पैलेट की फॉर्मेशन करने के लिए ग्लाइकोजन और यीस्ट एक्सट्रैक्ट का भी यूज करते हैं। जब हम ये प्रोसेस पूरी परफॉर्म कर लेंगे, इसमें हम फिर या तो अल्कोहल डालेंगे या फिर आइसोप्रोपेनॉल डालेंगे। अल्कोहल और आइसोप्रोपेनॉल ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे वॉश करेंगे, किससे, 70% इथेनॉल से। 70% इथेनॉल से वॉश करने के बाद हम उसे ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद हम इसमें न्यूक्लियर फ्री वाटर ऐड करके 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे से स्टोर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो आरएनए होता है वो हमारी सेल से सेपरेट आउट हो जाता है और आइसोलेट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सॉलिड फेज सेपरेशन टेक्निक से हम डीएनए को हम आरएनए को कैसे आइसोलेट करेंगे वो हम देखते हैं। Solid phase separation of RNA being with similar step as described above the organic extraction. The strong denature buffer condition must be adjusted before the application of the lysate to the column. In some procedure, ethanol is added at this point. Some system provide a filter column to remove the particular material from an application to the absorbed column. As with the DNA column, commercially reagents are supplied with the column to optimize the RNA absorption and washing it on a silica waste matrix. The lysate is applied on a column in a high salt copotropic buffer and absorbed RNA is washed with a supplied buffer. DNAs can be added directly to absorb the RNA on a column to remove the contamination of DNA. Washing solution and elute withdrawn through by the column by gravity, vacuum or centrifugal force. सबसे अभी हमने देखा था ऑर्गेनिक फेज सेपरेशन। जो ऑर्गेनिक फेज सेपरेशन की जो स्टार्टिंग के स्टेप्स होते हैं वो, और जो हमारे सॉलिड फेज सेपरेशन के स्टेप्स होते हैं स्टार्टिंग वाले, वो एकदम सेम होते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। The strong denature buffer condition must be adjusted before the application of the lysate to the column. देखिए उसमें भी हम देखिए इसकी जो सेल लाइसेट की जो प्रोसीजर्स होते हैं वो हमारे तो देखिए इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि एट दिस पॉइंट मतलब इसी पॉइंट पे जब हमारी सेल का सेपरेशन हो जाता है, सेल लाइसेट मतलब सेल की लाइसिस हो जाती है कंप्लीट तरीके से, तो हम क्या करते हैं उस पॉइंट पे हम यहाँ पे एथेनॉल ऐड करते हैं, और एथेनॉल ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं इसमें फिल्टर कॉलम प्रोवाइड करते हैं। फिल्टर कॉलम में क्या होता है, ये रिमूव करता है पार्टिकुलर मटेरियल को बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द एडसॉर्ब कॉलम। मतलब इसमें एक कॉलम होता है, देखिए ये हमारा कॉलम होता है, ये कॉलम होता है। इस कॉलम की वजह से हम यहाँ पे सेपरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो देखिए
सेपरेशन की प्रोसेस हम कैसे करते हैं कि यहाँ पे जब हमारा फिल्टर की प्रोसेस, जब हमारा सेल लाइसिस कंप्लीट हो जाता है, सेल लाइसिस कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें एल्कोहल ऐड करते हैं। एल्कोहल ऐड करने के बाद हम इसको एक कॉलम होता है हमारा, कॉलम में सैंपल को अपना रख देते हैं। मतलब अपना सैंपल होता है हमारा, उसे हम कॉलम में ट्रांसफर कर देते हैं। कॉलम में ट्रांसफर करने से क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, और इस कॉलम में क्या होता है कि जो पार्टिकुलर मटेरियल्स होते हैं, जैसे हमारे प्रोटीन्स हुई, आरएनएज हुई, कार्बोहाइड्रेट्स हुई, लिपिड्स हुई, उनका सेपरेशन हो जाता है। मतलब वो क्या करते हैं, वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं हमारे कॉलम में। इसके अलावा जो हमारा डीएनए का कॉलम होता है, मतलब जो डीएनए की कंटामिनेशन होती है, तो उस डीएनए की कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डीएनए बफर को डायरेक्टली एब्सॉर्ब करा देते हैं कॉलम में। मतलब डीएनए बफर का यूज करते हैं। और ये डीएनए बफर क्या करता है, जो हमारे डीएनए की कंटामिनेशन होती है उसको रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद उसके बाद इसमें क्या होता है, कॉलम में हम ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। जब हमारा डीएनए भी कॉम्पोजिट रिएजेंट, इसमें जब हमारा डीएनए कॉलम है उसको कमर्शियली हम क्या करते हैं, रिएजेंट, मतलब डीएनए को भी हमने सेपरेट आउट कर लिया, मतलब डीएनए भी हमारा सेपरेट आउट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, आरएनए को ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, मतलब आरएनए को ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। उसके बाद हम सिलिका बेस्ड मैट्रिक्स लेते हैं, उस पे वॉशिंग की प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट में द लाइसेट, जो हमें लाइसेट मिलता है, लाइसेट इज अप्लाइड टू अ कॉलम एट अ हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन। जब हमारा, देखिए हमने क्या किया, अपना कॉलम लिया, कॉलम में हमने अपने कॉलम में सबसे पहले अपना सेपरेशन, हमने जो सैंपल था वो प्रोवाइड किया। उससे क्या हुआ, जितने भी हमारे कंटामिनेशन थे, मतलब पार्टिकुलर टाइप के, मतलब जैसे अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन्स हुआ, वो सारे क्या होते हैं, हमारे कॉलम में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डीएनए कॉलम यूज करते हैं। तो डीएनए कॉलम में क्या होता है, जो हमारा आरएनए होता है, आरएनए भी हमारा एब्सॉर्ब हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, सिलिका बेस्ड प्लेट लेते हैं, और सिलिका बेस्ड मैस्टिक पे हम वॉशिंग की प्रोसेस करते हैं। वॉशिंग की प्रोसेस करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन का बफर यूज करते हैं, और जो हमारा एब्सॉर्ब आरएनए होता है उसे हम वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद क्या करते हैं, उसमें अब हमारा जो हमारा सेपरेशन हमें मिला है, जो हमें सेपरेट आउट हो गया, जो लाइसेट मिला है, उसमें हमारे डीएनए की कंसेंट्रेशन भी होती है। तो डीएनए की कंसेंट्रेशन को रिमूव करने के लिए हम डीएनए एंजाइम का यूज करते हैं। डीएनए क्या करता है, इस डीएनए हमारे जो आरएनए की जो हमारे डीएनए की कंसेंट्रेशन होती है, या जो कंटामिनेशन होती है, वो हमारी सेपरेट आउट कर देता है, मतलब उसे रिमूव कर देता है। उसके बाद फिर से इसे हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद फिर हम सेंट्रिफिकेशन करते हैं। सेंट्रिफिकेशन करने के बाद हमें आरएनए हमें पैलेट की फॉर्म में मिल जाता है। नेक्स्ट, स्मॉल कॉलम ऑफ सिलिका बेस्ड मैट्रिक्स दैट फिट इनसाइड अ microcentrifugation tube या spin column is widely used for routine nucleic acid isolation for all types of species. जो स्मॉल, जो हमारा सिलिका बेस्ड मटेरियल होता है, उसका हम मोस्टली यूज करते हैं किसके लिए, जितने भी हमारे न्यूक्लिक एसिड में सेपरेशन की प्रोसेस होती है, जितने भी हमारे न्यूक्लिक एसिड की सेपरेशन की प्रोसेस होती है, उसमें हम इस सिलिका बेस्ड मटेरियल का यूज करते हैं। The imbued RNA is usually sufficient concentration purity for directly in the most application. Generally, 1 million eukaryotic cells contain 10 to 15 mg of tissues, while they are the 100 microgram of RNA. The yield of RNA for biological food will depend on the concentration of microorganisms or the target molecules present in a specimen. हमने अपना
आरएनए को सेपरेशन कर दिया। और हम सेपरेशन की बात करें तो देखिए, जितनी भी हमारी जो सिलिका बेस्ड मटेरियल होता है हम उनका मोस्टली यूज करते हैं ऑल टाइप के स्पेसिमेन को। जितने भी हमारे स्पेसिमेन ऑल टाइप के स्पेसिमेन से मतलब चाहे हमारा चाहे हमारी प्लांट सेल हो, चाहे हमारी आरएनए सेल हो, या हमारी बैक्टीरियल सेल, इसमें से कोई भी सेल हो, उन सेल्स में आरएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सिलिका बेस्ड कॉलम का यूज करते हैं। और इस प्रोसेस से जो हमें आरएनए मिलता है वो हमें काफी प्योर अमाउंट में मिलता है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स, तो यूकैरियोटिक सेल्स की 100 की 1 मिलियन सेल्स में हमारे होते हैं 1 मिलियन सेल्स का मतलब हुआ 10 to 15 mg ऑफ टिश्यूज। और इस टिश्यूज में हमारे 100 माइक्रोग्राम आरएनए प्रेजेंट होता है। और जो हमारे आरएनए की कंसंट्रेशन होती है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कंसंट्रेशन ऑफ अदर टारगेट मॉलिक्यूल्स। मतलब जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा हमारे आरएनए की अमाउंट होगी, जितनी कम कंसंट्रेशन होगी उतनी कम हमारी आरएनए की अमाउंट। देखिए ये हमारा सेल सस्पेंशन हुआ। सेल सस्पेंशन करने के बाद यहाँ पे इसकी लाइसिस हुई। लाइसिस होने के बाद हमने यहाँ पे ये कॉलम, इस कॉलम में हमारा सेपरेशन की प्रोसेस हुई। फिर यहाँ पे हम इस कॉलम से जो हमें एल्यूट मिला उसे हमने नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में ट्रांसफर किया। फिर यहाँ पे हमने अपना डीएनएज एंजाइम यूज किया जिसमें डीएनए की कंटामिनेशन को रिमूव किया। फिर हमने फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमें ये मिल गया हमारा आरएनए। फिर हम इसे आरएनए को क्या करेंगे, इसमें हम फिर वॉशिंग की प्रोसेस करेंगे। वॉशिंग की प्रोसेस करने के बाद फिर हम इसे अपना न्यूक्लियोफिलिक वाटर और या फिर ऑटोक्लेव वाटर में ऐड करके इसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो आरएनए होगा वो सेपरेट हो जाता है हमारा सैंपल से। जो भी हमारा सैंपल होता है उससे, चाहे वो सैंपल हमारा ब्लड का हो या फिर हमारा बोन मेरो का हो या हमारी प्लांट सेल्स हो या हमारी आरएनए या फिर हमारी माइक्रो। तो हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में देखा कि हम आरएनए को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। Please follow ITLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp and LinkedIn, and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe ITLS Academy. Thank you.